अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दिस इज़ सर नसीम जुल्फ़िकार और एक दफ़ा फिर से मैं हाज़िर हूँ आपके पास एनईडी यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के राउंड वन डे 4 के एमसीक्यूज़ लेकर। तो जैसे कि आप जानते हैं कि डे 1 से मैं एमसीक्यूज़ को अपलोड कर रहा हूँ और ये कंसेक्यूटिवली फोर्थ डे मैं केमिस्ट्री और इंग्लिश के एमसीक्यूज़ जो है वो आपको बता रहा हूँ। वो एमसीक्यूज़ जो मुझे लगता है कि आपको बताने चाहिए या जो एमसीक्यूज़ जो मुझे लग रहे हैं कि इससे पहले मैंने उसको डिस्कस नहीं किया तो इस बार मैं डिस्कस कर लेता हूँ। तो इससे क्या होगा कि आपकी तैयारी अच्छी से अच्छी हो जाएगी। जो बच्चे कल संडे के दिन जो जिनके एंटी टेस्ट है एनईडी के अंदर किसी भी शिफ्ट के अंदर, तो वो लाजमी इस लेक्चर को देखें और मेरे तमाम डेज़ के लेक्चर्स को देखें जो एनईडी पास पेपर्स की प्लेलिस्ट में मौजूद है। चूँकि कितने सारे ऐसे मैसेजेस हैं जो कि स्टूडेंट्स कर रहे हैं जिसमें वो बता रहे हैं कि उनके 25 आउट ऑफ 25 मार्क्स का क्वेश्चन उन्होंने ठीक अटैम्प्ट किया है इंग्लिश में और केमिस्ट्री में विद द हेल्प ऑफ माई पास पेपर्स। तो यकीनन इंशाल्लाह अगर आप भी मेरे पास पेपर्स को वॉच करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा इससे फ़ायदा पहुंचेगा। और अगर आपके पास वीडियोस को देखने का टाइम नहीं है तो आप मेरे पास पेपर्स जो है वो परचेज़ भी कर सकते हैं इस नंबर पे व्हाट्सएप करके 0300 215 2272, जिस पर मैं आपको 100% ऑथेंटिक पास पेपर्स आपको प्रोवाइड करूँगा एनईडी यूनिवर्सिटी के। अच्छा, केमिस्ट्री के एमसीक्यू से पहले हर बार की तरह इस बार मैं इंग्लिश के एमसीक्यूज़ कराना चाहता हूँ, क्योंकि वो स्टूडेंट जिनका ताल्लुक कंप्यूटर साइंस से है तो वो जाहिर सी बात है केमिस्ट्री लेक्चर्स नहीं वॉच करते मेरे, तो उनको पहले मैं इंग्लिश के एमसीक्यूज़ करा देता हूँ ताकि वो ये पार्ट देख कर वो वीडियो को एंड कर दें, फिर बाकी इंजीनियरिंग और मेडिकल वाले फिर आगे बढ़ सकते हैं केमिस्ट्री की तरफ। तो इंग्लिश के जो मैंने आज एमसीक्यूज़ निकाले हैं, मुझे 9 एमसीक्यूज़ पता लगे हैं, तो जो मैं आपको सॉल्व करा रहा हूँ। फर्स्ट एमसीक्यूज़ है द बेस्ट द क्वालिटी डैश द प्राइस। जितनी अच्छी क्वालिटी होगी उतनी अच्छी प्राइस होगी। तो ये डबल कंपैरेटिव हमारे पास कहलाता है कि द बेस्ट हमारे पास आ गया, सॉरी द बेस्ट नहीं होगा, तो यहाँ पर होना चाहिए द बेटर द क्वालिटी। जितनी अच्छी बेहतर क्वालिटी होगी उतनी बेहतर प्राइस होगी, तो ये द हायर यहाँ पर आएगा। द बेटर द क्वालिटी द हायर द प्राइस। तो ये हमारे पास द हायर इसलिए आया बिकॉज यहाँ पर एक रूल लग रहा है जिसको हम कहते हैं डबल कंपैरेटिव। तो ये डबल कंपैरेटिव के रूल के लिहाज से यहाँ पर बेटा बनाया है कि दो कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव हमेशा दा के साथ एक साथ आते हैं किसी भी सेंटेंस के अंदर। सेकंड क्वेश्चन है हर स्टाइल ऑफ ड्रेस एसेंचुएटेड हर एक्सट्रीम स्लेंडरनेस, कि उसने जो कपड़ा पहना था उसने नुमाया किया था उसकी स्लेंडरनेस को। स्लेंडरनेस मतलब कि लाइक उसकी स्लिमनेस कह सकते हैं हम उसको, तो उसकी स्लिमनेस को उसके कपड़े ने बहुत ज़्यादा उभार दिया। तो दिस इज़ एसेंचुएटेड। तो उभारने के लिए हम लोग वर्ड यूज़ करते हैं एम्फेसाइज्ड, बी ऑप्शन। तो एम्फेसाइज मतलब किसी चीज़ को नुमाया करना, किसी चीज़ को उभार देना। बिट्रेड का मतलब तो होता है धोखा देना, तो बिट्रेड नहीं होगा। रिवील मतलब होता है किसी चीज़ को दिखाना, तो यहाँ पर रिवील भी नहीं होगा, ठीक है। और डिसफिगर्ड का मतलब होता है कि ख़राब कर देना, किसी चीज़ को ख़राब करना, तो ये भी इसमें ऑप्शन नहीं आएगा। क्वेश्चन 3 है इन द रिलेटिवली शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपिंग इन द यूनाइटेड स्टेट्स न्यूयॉर्क सिटी हैज़ प्लेड अ वाइटल रोल। अब ये स्पॉटिंग एरर है बेटा, इसमें जो गलती यहाँ पर हमारे पास है वो यहाँ पर डेवलपिंग में है, तो इधर पर यहाँ पर डेवलपिंग नहीं होना चाहिए था, ये बी ऑप्शन यहाँ पर हमारे पास मिस्टेक है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होना चाहिए था। तो अमेरिका में सनती तरक्की, उसमें बहुत बड़ा हाथ है न्यूयॉर्क सिटी का। क्वेश्चन 4 है द प्राइस ऑफ बाइक कैन गो डैश $250, तो कैन गो एज हाई एज $250 यहाँ पर होगा। ये से पहले भी मैंने आपको पुरानी वीडियोस में सॉल्व कराया है, काफ़ी टाइम ये एमसीक्यूज हमारे पास रिपीट हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 है कोलंबस डे इज सेलिब्रेटेड ऑन द 12th of October बिकॉज ऑन दैट डे इन 1492 कोलंबस फर्स्ट लैंडेड इन द अमेरिकास। तो यहाँ पर 12 जो स्पॉटिंग एरर में 12 में यहाँ पर मिस्टेक है, 12 के जगह पर यहाँ पर होना चाहिए था 12th of October। तो इस तरह से हमें इसको ऑर्डिनल नंबर में लिखना था, ना कि कार्डिनल नंबर में। क्वेश्चन 6 है मुस्लिम साइंटिस्ट ट्राइड टू अटेन वेल्थ बाय डैश कॉपर एंड अदर बेस मेटल्स इनटू गोल्ड। तो मुस्लिम अल्केमिस्ट ने ट्राई किया कि वो दौलत हासिल करेंगे कैसे, बाय डैश कॉपर, तो बाय ट्रांसफॉर्मिंग कॉपर एंड अदर बेस मेटल्स इनटू गोल्ड, कि वो तब्दील कर दें तांबे को और दूसरे बेस मेटल को गोल्ड में, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाए थे इस ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस के थ्रू। तो ये एक सेंटेंस कंप्लीशन का क्वेश्चन था। क्वेश्चन 7 है देयर वर मार्क्स ऑन द स्नो बट इट वर अनरिकॉग्नाइजेबल। तो देयर वर मार्क्स ऑन द स्नो, तो मार्क्स आ गया, तो यहाँ पर इट नहीं होना चाहिए था,
तो इट के बजाय यहाँ पर होना चाहिए था दे, बट दे वर अनरिकॉग्नाइजेबल, चूंकि यहाँ पर ये मार्क्स जो है वो एक प्लूरल वर्ड है। क्वेश्चन 8 है सिनोनियम ऑफ एडमोनिश। एडमोनिश का सिनोनियम पूछा गया तो इसका आंसर हमारे पास होगा वार्न, वार्न करना, तंबी करना, एडमोनिश। क्वेश्चन 9 है ऑन द वे टू द एयरपोर्ट देयर कार केम इनटू कोलिजन विद द कार। तो विद द कार यहाँ पर नहीं होगा, ये स्पॉटिंग एरर है, तो विद द कार की बजाय यहाँ पर होना चाहिए था विद अनदर कार, क्योंकि कार एक दूसरी कार के साथ जाकर टकरा गई। तो ये 9 क्वेश्चन बेटा मुझे पता लगे जो आज के एमसीक्यूज आए हैं दोनों शिफ्ट्स के अंदर। और जो आज जो हमारे पास पैसेज जो हमारे पास आया है, तो पैसेज के बारे में बताओ तो 2 शिफ्ट में अलग अलग आया है। एक शिफ्ट में आया है अलास्कन पाइपलाइन वाला, अलास्कन पाइपलाइन, और दूसरे में हमारे पास आया है बायोलॉजिकल एडाप्टेशन, बायोलॉजिकल एडाप्टेशन। ठीक है, ये 2 हमारे पास आए हैं। तो पैसेज बेटा टोटल 13 पैसेजेस हैं, 13 पैसेजेस हैं। अगर आप उनको कर लेते हैं तो 100% कल भी उन्हीं में से रिपीट होगा। अगर उन पैसेजेस के भी PDF आपको रिक्वायर है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर लें मेरे नंबर पर 0382152272 पर, तो मैं आपको इनकी PDFs भी प्रोवाइड कर दूंगा, जिससे 100% आपका पैसेज के जो है वो तकरीबन 4 से 5 सवाल पैसेज के आपके इससे निकल जाएंगे। तो 4 से 5 नंबर ईजिली आपके गेट होंगे इस पैसेज से। अब आते हैं केमिस्ट्री के पोर्शन की तरफ। इसके फर्स्ट MCQs है इन द लॉ ऑफ मास एक्शन द रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन डैश। द रेट ऑफ रिएक्शन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के बराबर भी होता है और कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट के बराबर भी होता है। तो दैट्स वाई सी ऑप्शन करेक्ट होगा, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। चूँकि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो होता है बेटा इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और जो हमारा रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन होता है इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये दोनों करेक्ट है। क्वेश्चन 2 है विच ऑफ द मॉलिक्यूल विल अंडरगो कैनिजारो रिएक्शन। अब कैनिजारो का भी एक सवाल आ रहा है, बच्चे कह रहे हैं कि सर कैनिजारो का एक सवाल आता है, कैनिजारो का एंड एल्डोल का, लेकिन उसके ऑप्शंस वगैरह जो हैं वो स्टूडेंट्स बता नहीं पा रहे ठीक तरह से। तो इसी के कैनिजारो और एल्डोल के मैंने अपने मर्जी से अलग अलग ऑप्शंस बना दिए हैं। जैसे कैनिजारो रिएक्शन जो है ना वो कौन करता है, ऐसे तमाम एल्डिहाइड्स या कीटोन्स करते। कैनिजारो रिएक्शन कौन करेगा भाई, ऐसे तमाम एल्डिहाइड करते हैं या कीटोन करते हैं विच हैज़ नो अल्फा हाइड्रोजन, जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता। तो जैसे कि फॉर्मल्डिहाइड की जब हम बात करते हैं ना, तो फॉर्मल्डिहाइड का स्ट्रक्चर हमारे पास क्या होता है, C+OH। अब आप देख सकते हैं ये फंक्शनल ग्रुप का कार्बन है, अल्फा कार्बन इसमें है ही नहीं, इसलिए अल्फा हाइड्रोजन भी नहीं है। दैट्स वाई हमारा फॉर्मल्डिहाइड कैनिजारो रिएक्शन करेगा जब वो सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करेगा। लेकिन जब हम एसिटाल्डिहाइड के मॉलिक्यूल ड्रॉ करते हैं तो उसमें आप देख सकते हैं कि अल्फा कार्बन है तो अल्फा हाइड्रोजन भी होगा। इसी तरह से एसीटोन अगर हम देखते हैं तो एसीटोन मतलब ये हमारा डाइमिथाइल कीटोन है, इसमें भी अल्फा कार्बन हमारे पास मौजूद होते हैं। तो दैट्स वाई बी और सी ऑप्शन हमारा करेक्ट नहीं है। क्वेश्चन 3 है नेल्सन सेल इज यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ डैश। अब ये हमारा नेल्सन सेल जो है वो ओल्ड बुक का क्वेश्चन है, ओल्ड कोर्स का सवाल है कि नेल्सन सेल से हम लोग क्लोरीन गैस भी बनाते हैं और कास्टिक सोडा मतलब NaOH की मैन्युफैक्चरिंग भी करते हैं, दोनों किया जाता है। तो इसका सी ऑप्शन हो जाएगा बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन 4 है हार्ड वाटर कंटेन्स इम्प्योरिटीज सच एज डैश। अब हार्ड वाटर किसे कहा जाता है, हार्ड वाटर का मतलब होता है खारा पानी। तो खारे पानी में हमारे पास जो हार्डनेस आती है वो मैग्नीशियम और कैल्शियम के कार्बोनेट्स की वजह से आती है। कार्बोनेट्स तो नहीं, कार्बोनेट्स की वजह से नहीं, कार्बोनेट्स इनसॉल्युबल होते हैं, सॉरी। तो ये इसका आंसर ये गलत है, बाइकार्बोनेट्स की वजह से आती है। तो हम ये या तो ये ऑप्शन हो गया इसका बाइकार्बोनेट्स ऑफ मैग्नीशियम एंड कैल्शियम, या तो ये आंसर होना चाहिए, या फिर आंसर इसका ये होना चाहिए कि क्लोराइड्स एंड सल्फेट्स, क्लोराइड्स एंड सल्फेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। तो इन दो में से कोई एक आंसर होना चाहिए, आइदर ये आंसर होना चाहिए कि बाइकार्बोनेट्स ऑफ मैग्नीशियम एंड कैल्शियम या क्लोराइड्स एंड सल्फेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। तो इन दोनों में से एक आंसर होना चाहिए। क्वेश्चन 5 है एराइल हैलाइड कैन नॉट परफॉर्म SN रिएक्शन बिकॉज ऑफ डैश। अब एराइल हैलाइड किसे कहते हैं, जिसमें एरोमेटिक रिंग के साथ हमारे पास जैसे कि हैलोजन अटैच हो जाए, जैसे हमारा क्लोरोबेंजीन है, दिस इज कॉल्ड एराइल हैलाइड। अब ये SN रिएक्शन परफॉर्म नहीं करते हैं, इसके पीछे रीज़न क्या होता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लेस रिएक्टिव होते हैं, इनकी रिएक्टिविटी बहुत कम होती है,
ये बहुत ज़्यादा लेस रिएक्टिव होते हैं, किसकी वजह से? रेजोनेंस की वजह से। जो रेजोनेंस इनके अंदर मौजूद है, इसकी वजह से, लीस्ट रिएक्टिविटी की वजह से ये एसएन रिएक्शन परफॉर्म नहीं करते या न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं करते। क्वेश्चन 6 से ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम इन K2Cr2O7। तो क्रोमियम के अंदर अगर हमें ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है तो पोटेशियम को तो +2 हो गया, ऑक्सीजन का 1 का -2 होता है और 7 का -14 हो गया। तो ये हमारे पास जब हम इसको प्लस माइनस करेंगे तो ये हमारे पास 12 आ जाएगा। फिर ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो डिवाइड हो जाएगा उधर जाके, मतलब इसको अगर मैं पूरा सॉल्व कर दूं यहाँ पर तो K मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस Cr मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस O मल्टीप्लाई बाय 7 इज इक्वल टू 0। तो पोटेशियम का +1 हो गया, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, क्रोमियम का निकालना है ऐसे ही छोड़ दिया। उसके बाद प्लस ऑक्सीजन का -2 इंटू 7 इक्वल टू 0 दिएगा। 2 प्लस Cr मल्टीप्लाई बाय 2 -14 इक्वल टू 0। ये हो गया Cr मल्टीप्लाई बाय 2 बराबर हो गया 14 के, सॉरी 14 नहीं 12 के बराबर हो गया। फिर ये Cr बराबर हो गया प्लस का 12/2 और ये आंसर हमारे पास आ गया प्लस का 6। तो ऑक्सीडेशन स्टेट बेटा क्रोमियम का पोटेशियम डाइक्रोमेट के अंदर +6 रहता है। 7th क्वेश्चन है NO2CO3 सोडियम कार्बोनेट इज प्रिपेयर्ड वास्टली बाय। तो इसको सॉल्वे प्रोसेस से बनाया जाता है, बट ये क्वेश्चन भी जो हमारा आया है दिस इज फ्रॉम द ओल्ड कोर्स, ओल्ड बुक का सवाल है ये। क्वेश्चन 8 है सॉल्ट कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम सी वाटर बाय डैश। समंदर के पानी से सॉल्ट हासिल किया जाता है एवोपरेशन के जरिए। तो एवोपरेशन में क्या होता है, हमारे पास जो लिक्विड होती है वो गैस की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है और सॉल्ट हमारे पास बच जाता है। 9th है द फॉर्मूला दैट प्रोवाइड्स ओनली द रेशियो ऑफ मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड डैश। देखो उससे पिछले लेक्चर में मैंने बताया था एक्चुअल नंबर आएगा तो फिर मॉलिक्यूलर फार्मूला है, और अगर रेशो के बारे में बात की जाएगी तो दिस विल बी एम्पिरिकल फार्मूला और सिंपलेस्ट फार्मूला, व्हाटएवर, दोनों एक ही चीज़ें हैं, सादा तरीन फार्मूला। क्वेश्चन 10 है वाटर मॉलिक्यूल्स अंडरगो केमिकल रिएक्शन। वाटर मॉलिक्यूल्स कौन सा केमिकल रिएक्शन करते हैं? तो देखो हाइड्रेशन जो है ना, हाइड्रेशन हमारे पास ये केमिकल रिएक्शन नहीं होगा। हाइड्रेशन हमारे पास जो है वो एक फिजिकल रिएक्शन होता है, ठीक है। दैट्स वाई हाइड्रेशन यहाँ पर हमारे पास एक्यूरेट आंसर नहीं है, बिकॉज हाइड्रेशन हमारा फिजिकल रिएक्शन है। कंडेंसेशन भी नहीं होगा, क्योंकि कंडेंसेशन में क्या होता है हमारे पास गैस जो है वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होती है, तो ये भी नहीं होगा। तो हाइड्रोलिसिस जो है बेटा वो करेक्ट आंसर होगा। ये एक केमिकल रिएक्शन होता है जिसमें वाटर के H+ और OH- आयंस रिएक्शन कर जाते हैं सॉल्ट के साथ। क्वेश्चन 11 इंक्रीजिंग डैश विल इंक्रीज द इफेक्टिव कोलिजन। ये क्वेश्चन केमिकल काइनेटिक्स से आया है कि इफेक्टिव कोलिजन्स को बढ़ाने के लिए क्या बढ़ाना पड़ेगा हमें? टेम्परेचर, कंसंट्रेशन, एक्सपोर्ट सरफेस एरिया। इसमें से कुछ भी आप बढ़ाएंगे इफेक्टिव कोलिजन्स बढ़ेंगे और रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा। क्वेश्चन 12 है बॉन्डिंग कॉमन बिटवीन NaOH एंड NH4OH। कौन सी बॉन्डिंग इन दोनों में कॉमन है? अब देखें इन दोनों के अंदर NaOH में OH के अंदर हमारे पास कोवेलेंट बॉन्ड दिख रही है और इस पूरे NaOH के अंदर आयनिक बॉन्ड दिख रही है। अब NH4OH में यहाँ पर OH के अंदर हमारे पास कोवेलेंट बॉन्ड दिख रहा है और इस पूरे NH4+ और OH- में आयनिक बॉन्ड दिख रहा है। तो आयनिक और कोवेलेंट ये दो इसके अंदर कॉमन बॉन्ड्स हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, बोथ ए एंड बी। क्योंकि डेटिव कोवेलेंट बॉन्ड की जब बात की जाती है, डेटिव या जिसको हम लोग कहते हैं कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, दिस इज कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। अब ये NH4OH में तो है कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, लेकिन ये NaOH में नहीं है, दैट्स वाई सी ऑप्शन हमारा नहीं होगा। 13 विच कंपाउंड कंटेन्स पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। किसमें पोलर कोवेलेंट बॉन्ड? NaCl तो ऐसे ही कट गया बिकॉज ये आयनिक है। अमोनिया K3N भी कट गया बिकॉज ये भी आयनिक है चूंकि मेटल नॉन मेटल है। अब अमोनिया और CH2 में CH2 का जो स्ट्रक्चर होता है अगर हम देखते हैं इसमें तो ये लीनियर होता है, और जिसका भी स्ट्रक्चर लीनियर होता है स्ट्रक्चर वो हमारे पास उसका डायपोल मोमेंट 0 रहता है, मतलब वो नॉन पोलर होता है, तो डी भी नहीं होगा। तो यहाँ पर अमोनिया करेक्ट आंसर है। इसके पीछे रीज़न क्या है कि सेंट्रल एटम में लोन पेयर जब भी आता है तो मैंने बताया था कि मॉलिक्यूल हमारा जो है वो पोलर होता है। अगर आप मैंने लेक्चर्स देखे हैं मेरे तो आप जानते होंगे। क्वेश्चन 14 है हैसेस लॉ स्टेट्स दैट। हैसेस लॉ थर्मोकेमिस्ट्री में आपने पढ़ा था, एक लॉ होता है। अब ये क्या स्टेट करता है? इसकी स्टेटमेंट हैसेस लॉ की ये होती है कि अगर कोई रिएक्शन ए से डी में कन्वर्ट हो रहा है, उसकी कोई एंथैल्पी चेंज है, तो फिर ये डायरेक्टली तो ए से डी में कन्वर्ट हो रहा है, डेल्टा एच एंथैल्पी चेंज है। या फिर अगर वो पहले ए से बी बन रहा है, बी से सी बन रहा है, सी से डी बन रहा है, और एक में एंथैल्पी चेंज डेल्टा H1, एक में डेल्टा H2, एक में डेल्टा H3 है, तो जो टोटल एंथैल्पी चेंज होगा जो डायरेक्ट प्रोसेस का, वो तमाम इनडायरेक्ट प्रोसेस के तमाम स्टेप के एंथैल्पी चेंजेस के समेशन के बराबर होगा। तो इसी को हम लोग कहते हैं दिस इज कॉल्ड एज हैसेस लॉ। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास यहाँ पर ए हो जाएगा। द हीट चेंज इन केमिकल रिएक्शन इज सेम वेदर इट इज ब्राउट इन 2 और मोर डिफरेंट वेज इन 1 और सेवरल स्टेप्स। ठीक है।
नेक्स्ट इसके बाद क्वेश्चन 15 है बेंजीन्स हैव रिएक्शन टेस्ट। बेंजीन कौन से रिएक्शन करते हैं? तो बेंजीन हमें पता है कि नॉर्मली इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करते हैं, बाकी एडिशन भी कर सकते हैं। तो सी ऑप्शन करेक्ट होगा, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन एंड सब्स्टिट्यूशन। क्वेश्चन 16 है मिनिमम हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ ईच एलिमेंट। किस एलिमेंट की हाइड्रेशन एनर्जी मिनिमम होगी? अब देखिए हाइड्रेशन एनर्जी जो हमारे पास है ना, हाइड्रोजन एनर्जी अभी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है आयनिक रेडियस के, मतलब जितना छोटा आयन होता है उतनी ज़्यादा हाइड्रेशन एनर्जी, और ये हाइड्रेशन एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसकी होती है? न्यूक्लियर चार्ज के। जितना ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज होता है उतनी ज़्यादा हाइड्रेशन एनर्जी होती है। अब यहाँ पर देखा जाए तो HINA प्लस K प्लस Mg प्लस 2, ओके, तो मिनिमम सबसे कम हाइड्रेशन एनर्जी की बात कर रहे हैं। तो सोडियम, मैग्नीशियम, लिथियम इन सब में पोटेशियम प्लस की सबसे ज़्यादा कम होगी, तो ये सबसे बड़ा आयन इसी का होगा K प्लस का हमारे पास। रीज़न क्या है? जो कि शेल्स का मसला है ना, लिथियम के पास 2 शेल है, सोडियम प्लस के पास भी 2 शेल है, Mg प्लस 2 के पास भी 2 शेल है, लेकिन K प्लस के पास हमारे पास जो है वो 3 शेल्स हैं। तो दैट्स वाई ये हमारा सबसे बड़ा साइज हो गया, तो सबसे कम न्यूक्लियर जो है वो हमारे पास हाइड्रेशन एनर्जी सी की हो गई। क्वेश्चन 17 है विच ग्रुप इज इनएक्टिव। इनएक्टिव ग्रुप कौन सा होता है? तो सिंपल आप जानते हैं सब, 8A ग्रुप हमारे पास जो होता है वो इनएक्टिव ग्रुप होता है, तभी हम उसको इनर्ट कहते हैं, इनर्ट गैसेस कहते हैं इस ग्रुप को ना। नेक्स्ट क्वेश्चन उसके बाद क्वेश्चन 18 है 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन कंटेन्स डैश मॉलिक्यूल। 16 ग्राम ऑक्सीजन में कितने मॉलिक्यूल होंगे? तो बेटा ये एवोगाड्रोस नंबर का सवाल है। नंबर ऑफ पार्टिकल बराबर होता है मास अपॉन मोलर मास इनटू एवोगाड्रोस नंबर, मतलब Na। तो मास हमारे पास 16 आ गया, ऑक्सीजन का मोलर मास 32, मल्टीप्लाई कर दिया 6.02 एक्सपोनेंट 23 से। तो 16 1 16, 16 2 32, फिर इसको डिवाइड करेंगे, ये आंसर आ जाएगा हमारे पास 3.01 एक्सपोनेंट 23, इतने मॉलिक्यूल्स हमारे पास होंगे। तो 3.01 एक्सपोनेंट 23। क्वेश्चन 19 है विच स्टेटमेंट इज ट्रू। कौन सी स्टेटमेंट इसके अंदर हमारे पास जो है वो ट्रू है? ठीक है, सो ये थर्मोकेमिस्ट्री के अकॉर्डिंग है, एंथैल्पी की एक रिलेशन होती है H = E + Pv। तो ये हमारे पास ट्रू स्टेटमेंट है। तो H यहाँ पर जो है दिस इज एक्चुअली कॉल्ड एंथैल्पी और हीट कंटेंट ऑफ रिएक्शन। क्वेश्चन 20 है कैटलिस्ट इज एडेड इन रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम, द इक्विलिब्रियम विल मूव टू डैश। देखो अगर कोई रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर है तो कैटलिस्ट का कोई इफेक्ट नहीं होगा इक्विलिब्रियम पर, सी ऑप्शन। 21 है डैश हैज मोर आयनिक कैरेक्टर। आयनिक कैरेक्टर सबसे ज़्यादा किस में होगा? तो बेटा आयनिक कैरेक्टर जो है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के। जिसका ज़्यादा डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा उसका ज़्यादा आयनिक कैरेक्टर होगा, और इन चारों हाइड्रोजन हैलाइड्स में से HF की डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा होती है। चूँकि हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 है, फ्लोरीन की 4.0 है। जब हम इसका डिफरेंस निकालेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, दिस इज 4 - 2.1, तो ये हमारे पास की वैल्यू आ जाएगी 1.9, जो सबसे बड़ी वैल्यू है, बाकी सब में इसमें किसी में नहीं आएगी इतनी। क्वेश्चन 22 है विच सेंट्रल एटम कंटेन्स लोन पेयर। किसके सेंट्रल एटम में लोन पेयर होगा? तो BF3 में लोन पेयर नहीं होगा, क्योंकि बोरॉन के लास्ट शेल में वैसे भी 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो 3 तरफ से फ्लोरीन से बॉन्ड बना लेगा, तो बोरॉन पे लोन पेयर एक भी नहीं आएगा, दैट्स वाई ये हमारा ए ऑप्शन नहीं है। PH3 की बात करते हैं, दिस इज कॉल्ड फॉस्फीन, इसको फॉस्फीन कहा जाता है। तो PH3 की बात करेंगे तो फॉस्फोरस और 3 हाइड्रोजन अगर कनेक्ट करते हैं इसके साथ, तो फॉस्फोरस के लास्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इलेक्ट्रॉन उसके पास बच जाते हैं, तो उसमें लोन पेयर आ गया हमारे पास PH3 पे। इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड और PCl5 पे भी लोन पेयर नहीं आते। क्वेश्चन 23 है विच हैज सेम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बट कैरी अ पॉजिटिव चार्ज। कौन सा सब एटॉमिक पार्टिकल है जिसका मास इलेक्ट्रॉन जितना है लेकिन चार्ज पॉजिटिव है? तो उसको पॉजिट्रॉन कहते हैं। क्वेश्चन 24 है द वैलेंसी ऑफ ग्रुप 7A इज डैश। 7A ग्रुप की वैलेंसी -1 होती है, चूँकि 7A ग्रुप के पास लास्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन लेकर वो अपनी ऑक्टेट कंप्लीट करता है। क्वेश्चन 25 है पोटेशियम परमैंगनेट इज डैश इन नेचर। पोटेशियम परमैंगनेट जिसको हम KMnO4 कहते हैं, यहाँ पर मैंगनीज +7 की हाई ऑक्सीडेशन स्टेट पर होता है, जिसकी वजह से ये बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। 26 है वैलेंसी ऑफ कार्बन इन एक्साइटेड स्टेट। अब कार्बन की वैलेंसी देखें, अगर हम ग्राउंड स्टेट पे कहते हैं, ग्राउंड स्टेट पे जो कार्बन होता है वो डाईवैलेंट होता है। डाईवैलेंट होता है मतलब उसकी 2 वैलेंसी होती है, लेकिन एक्साइटेड स्टेट की जब हम बात करते हैं तो उसमें जो कार्बन होता है वो असल में टेट्रावैलेंट होता है, मतलब वो 4 बॉन्ड बनाने की सलाहियत रखता है, तो उसकी वैलेंसी 4 होती है। क्वेश्चन 27 है गोल्ड कैन बी डिजॉल्व इन डैश। गोल्ड किसमें डिजॉल्व हो सकता है? एक्वा रीजिया में, रॉयल वाटर में, ठीक है।
क्योंकि गोल्ड हमारे पास जो है बेटा वो रॉयल एलिमेंट है, शाही एलिमेंट है, इसलिए डिजॉल्व भी किस में होगा, रॉयल वाटर में। एक्वा रीजिया मीन्स होता है रॉयल वाटर। क्वेश्चन 28 है, विच वाइटामिन इन बॉडी इन मोस्टली फाउंड इन फ्रेश फ्रूट। फ्रेश फ्रूट में कौन सा वाइटामिन मौजूद होता है, तो वाइटामिन सी होता है। फ्रेश फ्रूट से मुराद की ज़्यादातर जैसे कि आप ऑरेंजेस में देखते हैं, ये हमारा वाइटामिन सी होता है। क्वेश्चन 29 है, विच वन इज आयनिक कंपाउंड। इसमें से आयनिक कंपाउंड कौन सा है। देखिए अमोनिया नहीं हो सकता, ये कोवलेंट है, Li3NCaC2KCl। अच्छा लिथियम नाइट्राइड, लिथियम जो है ना मोस्ट ज़्यादातर क्या करता है बेटा, अपने स्मॉल साइज की वजह से कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन करता है, तो लिथियम भी नहीं हो सकता। CaC2 कैल्शियम कार्बाइड भी नहीं होगा, क्योंकि कैल्शियम कार्बाइड में इस तरह से हमारे पास क्या होता है बेटा, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्डिंग होती है। तो KCl जो हमारे पास है ये हमारा आयनिक कंपाउंड है, जो लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। क्वेश्चन 30 लास्ट क्वेश्चन है कि कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड आर दोज इन विच डैश। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से सवाल आया बेटा। कार्बोसाइक्लिक जिसको हम लोग जो है वो अपनी बुक में होमोसाइक्लिक भी कहते हैं, इसको हम लोग जो है वो होमोसाइक्लिक भी कहते हैं। तो कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड क्या होते हैं, ऐसे तमाम साइक्लिक कंपाउंड जिनमें रिंग में सिर्फ कार्बन हो। अगर आप रिंग में अगर एक क्लोज साइक्लिक रिंग है जिसमें सिर्फ कार्बन मौजूद है, दिस इज कॉल्ड कार्बोसाइक्लिक। तो ऑल कार्बन प्रेजेंट इन रिंग, तो वो हमारे पास कार्बोसाइक्लिक या होमोसाइक्लिक कंपाउंड कहलाता है। ठीक है बेटा। और अगर कार्बन के अलावा कोई दूसरा एलिमेंट अगर आ जाए, जैसे कि ऑक्सीजन आ जाए, या जिस तरह से ऑक्सीजन आ गए यहाँ पर, तो अब ये कार्बोसाइक्लिक नहीं होता, फिर ये हमारे पास कहलाता है, दिस इज कॉल्ड एज हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। ठीक है बेटा। तो ये सारे एमसीक्यूज हमने यहाँ पर कवर किए जो डे 4 केमिस्ट्री के एमसीक्यूज थे। तो अगर आपको इन एमसीक्यूज के पीडीएफ चाहिए या फिर इसके अलावा किसी बाकी तमाम सब्जेक्ट्स के एमसीक्यूज के पीडीएफ चाहिए, तो इस व्हाट्सएप नंबर पर मुझसे आप कांटेक्ट करें, या फिर आप मेरे वीडियोस को वॉच करके भी आप तैयारी कर सकते हैं। ठीक है। तो बेस्ट ऑफ लक तमाम स्टूडेंट्स को अपने कल के टेस्ट के लिए। कल जिन बच्चों का टेस्ट होने वाला है और शायद कल लास्ट डे है एनईडी के टेस्ट की, तो बेस्ट ऑफ लक। इंशाल्लाह आप तमाम बच्चे 90+ मार्क्स जो हैं वो गेट करेंगे इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।